अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इमरान खान के वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता 25 दिन अगवा रहने के बाद रात को एक फिल्मी सिचुएशन जैसा सीन होता है और वो बाजियाब हो जाते हैं। उन्हें अगवाकार हसन अब्दाल से लेकर जा रहे थे कि एक पुलिस नाके पर कार को रुकने का इशारा दिया। अगवाकारों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से अगवाकार गाड़ी छोड़कर भाग गए तो कार में से इंतज़ार हुसैन पंजोता बुरी हालत पे हाथ पांव बंधे निकल आए। पुलिस वालों ने उनकी उसी तरह वीडियोस बनाई जैसे वो सब मुगवियों की बनाते हैं। पुलिस वाले नहीं जानते थे कि ये मुगवी कौन है। टीवी स्क्रीन्स पर रोज़ाना आने वाले इंतज़ार हुसैन पंजोता अपना तारुफ करवाते रहे कि मैं एक वकील हूँ, मुझे 2 करोड़ के लिए इस्लामाबाद से अगवा किया गया था। कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान ने 24 घंटे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पंजोता साहब की बाजियाबी की खबर दे दी थी, जैसे वो जानते हों कि अगवाकार उन्हें छोड़कर भाग जाएंगे। उनकी इस खबर को सोशल मीडिया पर खासा मानीखेज माना जा रहा है। बहरहाल हमारे इस मुल्क में हो क्या रहा है, इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ कानूनदान बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब आपका। एतजाज़ साहब, यकीन करें जब ये वीडियो सामने आई तकलीफ़ भी हो रही थी कि इस मुल्क में पढ़े लिखे लोगों के साथ जो दूसरों के लिए इंसाफ मांगते हैं, आज वो अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, शायद वो अगवाकार हैं जो दहाइयों से नामालूम है। ये इस मुल्क में हो क्या रहा है एतजाज़ साहब? बहुत तकलीफ से बात है ये, और इसमें ये तकलीफ से बात एक ज़रा सी है कि पंजोता साहब को अब जिस वजह से अगवा किया गया वो तो जाहिर है, वो उसका कोई 2 करोड़ ये वो अगवा बराए तावान ये नहीं। ये अगवा आप एक मखसूस शख्स को करते हैं जो वकालत कर रहा है आपके हरीफ की, और ये सबक सिखाना चाहते हैं सब बुकरात कि हम आपके साथ भी कर सकते हैं। और ये इनका नामालूम हाथ जो है, अनदेखे हाथ और नामालूम जो ये दोनों इस्तिलाहात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हैं, जिनकी पार्टी इस वक्त हुकूमत में है और जिनकी पार्टी के और इनके वजीर दाखिला और इनके वजीर आजम के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और वो अनदेखे हाथ, वही अनदेखे हाथ और नामालूम लोग हैं, वही जिनका प्रचार किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम। आज वो सदर है उस जमात के जिसका वजीर आजम है, और शायद उन नामालूम हाथों का उसमें नामजद करदा वजीर जो है वो वजीर दाखिला। अब ये बिल्कुल बातें क्लियर हैं। मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि ये पंजोता साहब को बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उनको 25 दिन रहे हैं वो, ये बहुत अहम और ज़रूरी है वो अपने मुल्क की खिदमत के लिए। अगर वो भी ये कहेंगे कि मुझे नहीं पता लगा कि किसने रखा हुआ है और मुझे आज भी नहीं मालूम, तो फिर हम कब 8 फरवरी के बाद वो क्या पिंडी के वो अफसर सामने आए थे जिन्होंने कहा था कि मैं अपने ज़मीर पर बताना चाहता हूँ, उसके बाद सच बोलने के बाद उनका आज तक किसी को पता चला है? एतजाज़ साहब, चट्टा साहब, डीसी नहीं कमिश्नर जो थे चट्टा साहब, नहीं पता लगा। अगर यही नहीं बोले जो मतलब यही उनकी शिनाख्त भी करेंगे जिन्होंने इनको उठाया है और इस तरह अजियत दी है, गाड़ी में बांध के रखा हुआ है। और मुझे नहीं समझ आती कैसे वो जो अगवाकार है वो गाड़ी छोड़ के, ये बड़ा डिलिबरेट सारा काम ये भी हुआ है, दिखाना चाहते हैं वो जो अनदेखे हाथ हैं कि देखो हम क्या कुछ कर सकते हैं। एक वकील को, सीनियर वकील को जो इस वक्त इमरान खान की वकालत कर रहा है, उसको हम उठा के हाथ पांव बांध के गाड़ी में और छोड़ते हैं। आप ये देखिए ये किस्सा मुमकिन है कि पुलिस गाड़ियों में हो, के पास और गाड़ियां भी हो, और जो अगवाकार है वो पैदल भाग गए मौके से, कार को छोड़ के, वो कार में थे वो भाग गए। ये सब
मिला जुला एंड। तो आपको लगता है कि वकीला डर जाएंगे, कोई इस पर बात नहीं अब करने से भी डरेगा? वकीला को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए इस वाक़े के बाद? नहीं, वकीला को इसे बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए और बिल्कुल इसको बड़ा सख्ती से ले। ये तो सबूत हो गया ना, साबित हो गया सामने आपके कि हाथ पांव बांध के उसको छोड़ा है। और ये आपस में फायर भी, हवाई फायर हुए होंगे जो अगर हुए होंगे, और ये वहां से जो खास नामालूम लोग हैं वो मौके से निकल जाए और पुलिस के पास असला भी हो। हाँ, और वो कोई डाकू फायरिंग से मरे भी ना। हाँ, वो पैदल निकल जाए। हाँ, ये पैदल वो तो गए ना, वो कोई बिल्कुल गाड़ी में, ये कोई गाड़ी भी नहीं आई उनको। और मजे का खेज बात कि पुलिस वाले पूछ रहे हैं आप कौन हैं, रोजाना टीवी स्क्रीन्स पर आना, रोजाना कोर्ट्स में उनकी हाजिरी, प्रोग्राम्स में आना, और पूछ के मजाक बनाया जा रहा है कि आप कौन हैं। हाँ, नहीं, ये बड़ा डिलिब्रेट है। इसमें यकीनन सुपीरियर ऑफिसर उन्होंने ये प्लान सारा बनाया, और ये कोई इंस्पेक्टर भी नहीं बना सकता कि इतना कर सकता कि पंजोता जैसे प्रोमिनेंट शख्स को उठाए और फिर एक ड्रामा बना के उसके हाथ पांव बांध के और उसको छोड़ दे। ये पंजोता की ड्यूटी है, उसकी ड्यूटी है, उसका फर्ज है। अगर उसने अपना फर्ज अदा करना है इस कौम और मुल्क के साथ, कि वो बताए मैंने काजी फैज ईसा की मिन्नत की, मैंने एक दरखास्त मैंने काजी फैज की मिन्नत भी की और एक दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट, और वो मेरी दरखास्त में ये लिखा था कि ये जो एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है। और वो पैटर्न क्या है कि एक ही किस्म का बंदा उठाया जाता है, 4-6 महीने उसका सॉफ्टवेयर ठीक किया जाता है, अपडेट किया जाता है, और वो वापस उतरते ही पीटीआई की क़यादत और इमरान खान को गालियां देने शुरू हो जाती। वो गया होता है एक वीडियो रिकॉर्ड करके कि मेरे खिलाफ, मेरे बारे में अगर खबर भी आए कि मैंने वफादारी तब्दील कर ली है तो मैंने नहीं कर रही, वो झूठा सब। तो इस पर कोई जवाब नहीं आया था? वो बरामद होता है कहाँ से, या वो बरामद होता है किसी साफी के घर से। आप देखें वहीं से निकल आता है, एंकर पर्सन है आपके दो, कमाल है, उनके घर से निकल आता है वो। यानी वो इसमें सहूलतकार, वो इस सारे प्रोसेस में सहूलतकार। सही। मुझे ये बताएं इंतजार साहब, जब आपने लिखा था इसका कोई जवाब नहीं आया था जब काजी साहब को लिखा इस पैटर्न के बारे में? जी, जब काजी साहब को इस पैटर्न के बारे में आपने लिखा तो इसका कोई जवाब नहीं आया? नहीं, मैंने दरखास्त दे के अदालत में पेश होके कहा। हाँ। अदालत में पेश होके कहा। उसने इमरान रियाज खान ने अदालत, उसका भी पैगाम दिया। मैंने कहा वो तो खुद क्या है, वो कह रहा था मुझे बुलाएं कोर्ट, आप अदालत को क्या कि मुझे बुलाएं, तो मैं सब बताऊंगा कौन लोग। सही। काजी साहब ने नहीं बुलाया, काजी साहब ने इनकार कर दिया कि नहीं हम नहीं बुलाएंगे, उसका नहीं। अच्छा चौई साहब, अब ये जो इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल जिसके मुताबिक अब 90 रोज से बढ़ाकर 180 दिन, अगर आपको शुबा है कि ये जो शख्स है ये मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है, अमन व अमान के लिए ख़तरा है, टारगेट किलिंग, भत्ता बराए तावान, उसके हवाले से सिर्फ शिकायत भी है, आप पकड़ लें 90 या 180 दिन तक पहले रखें, तफ्तीश करें, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। क्या हालात ऐसे हैं कि ऐसे कवानीन लाए जाएं, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीम की ज़रूरत है ऐसी इतनी सख्त? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन था, उसने हेबस हफ्ते बेजा की रिट खत्म कर दी कानून के बना के, और वो हफ्ते बेजा की रिट उसी वक्त इस्तेमाल होती थी जब किसी शख्स को, किसी शहरी को उठा के पुलिस ले गई हो, कोई और ले गया हो और उसको बेजा और खिलाफ कानून बगैर किसी वजह के जो कि कानूनी हो उसको हिरासत में रखा जाए। और वहाँ वो अदालत कहती थी कि हेबस कॉर्पस,
हेबस कॉर्पस, हेबस मीन लेके आओ, और कॉर्पस कॉर्स बंदे को उसको लेके आओ। और वो होता था कि जज के सामने आप अगर जाके किसी वक्त, ये 300 साल से ये चल रहा है वहां से, बरतानिया और यूरोप, वहां जाके आप कहते थे कि ये बंदा उठा दिया है और ये बादशाह के की फौज ने उठाया, जज कहता था आप ये लेके आओ, पेश करो। अब ये जो रिट हेबस कॉर्पस की, ये इख्तियार हाई कोर्ट का, अदालतों का, इसको लिंकन ने, प्रेसिडेंट लिंकन ने सस्पेंड कर दिया क्योंकि जंग चल रही, खाना जंगी हो रही थी बड़ी गंभीर। उसने उस जंग का हथियार लेते हुए उसने कहा कि ये रिट नहीं जब तक जंग चलेगी। चीफ जस्टिस था टैनी, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का, उसने कहा कि उसने अल्फाज हैं जो कि बहुत मारूफ है, ऑल दी लॉज बट वन। उसने कहा आप सारे मुअत्तल कर दें, जितने कवानीन आप चाहते हैं आइन मुअत्तल कर दें, एक ये जो हेबस कॉर्पस की, जो इंसान की आज़ादी से मुतल्लिक है, जिसमें अदालत हुक्म देती है कि कैदी को पेश करो मेरे सामने, इस इख्तियार को नहीं आप सस्पेंड कर सकते। ऑल द लॉज यू कैन सस्पेंड बट वन। ये तो इतना मतलब मजहब ममालिक में एक हिरासत में लेना इतना ज्यादा ममनू है, एक जिसकी हद ही कोई नहीं, सारा माशरा इसके लिए उठ रहा। तो समझ में नहीं आता ये पीपल्स पार्टी नून लीग को क्यों लगता है कि सदा इन्होंने ही बैठे रहना और सारे कवानीन जो है वो पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल होते रहेंगे। ऐसा ये सब कुछ नैब में भी हो चुका है, जब नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जिसके बारे में अदालतें भी कह चुकी हैं, जब एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा तो कोई गुमान ही नहीं करता था, फिर सबको भुगतना पड़ा, इवन पीटीआई को भी भुगतना पड़ा, सबने भुगती फिर नैब। मैं आपको बताऊं, ये तो मुसलमा असूल है। मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जो गड़ा आप खोदोगे अपने हरीफ के लिए, गिरोगे उसमें खुद, वो ऐसा टर्न ऑफ इवेंट होता है। मैं आपको बताऊं, इसमें अगर आपने फौज को 180 दिन बंदे को रखने का आपने खुद ही दे दिया, अगर यह लग गया मार्शल लॉ, वो कहेंगे तो ये तो कानून उन्होंने बनाया हुआ, खुद ही बनाया और पार्लियामेंट ने बनाया, हमने तो नहीं बनाया। बिल्कुल कोई मार्शल लॉ ऑर्डर, कोई मार्शल लॉ रेगुलेशन की जरूरत नहीं होगी, कोई अदालत उसको चैलेंज नहीं कर सकती। तो ये अपने रास्ते में कांटे डाल रहे हैं, सही, और अनदेखे हाथों और नामालूम लोगों के लिए ये रास्ता बना रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब, बहुत बहुत माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब मेरे साथ थे, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन प्रोग्राम में, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। एक वक्त था जब पीआईए के लिए बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस का जुमला फ़ख्रिया अंदाज में बोला जाता था, लेकिन अब इसका म्यार इतना गिर गया है कि आज यही जुमला इसके लिए एक तंज बन चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पीआईए की तबाही के ज़िम्मेदार वो तमाम सियासी जमातें हैं जो हुकूमत में तो रहीं लेकिन पीआईए की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकी, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। पीआईए की फ़रोख्त पर हुकूमत को नाकामी और शर्मिंदगी का सामना रहा। 6 कंपनियों में से एक कंपनी आई और 85 अरब रुपए मांगने पर सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगी, जैसे पीआईए ना हुई कोई चोरी का माल हो गया। जिस पर आज वफाकी वजीर प्राइवेटाइजेशन अब्दुल अलीम खान ने यह कहा कि पीआईए की मौजूदा हालत का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बेचना मेरा काम है लेकिन औने पौने दामों फरोख्त नहीं कर सकता। क्या कहा अलीम खान साहब ने, ज़रा देखिए। पीआईए चलाना मेरे ज़िम्मे नहीं लगाया गया, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। पीआईए जो है ये एक बहुत बड़ा एसेट है, अगर इसको सही मैनेज किया जाए ये हमारा कौमी एसेट है। मैं इसको औने पौने नहीं बेच सकता। अगर केपी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत मिलकर लेना चाहती है तो हमें क्या एतराज़ है।
बात यह है, बिल्कुल बात दुरुस्त है अलीम खान साहब की कि आप पीआईए के मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार नहीं, लेकिन आप भी तो एक हुकूमत का हिस्सा हैं। अलीम खान साहब क्यों अपनी हुकूमत को ये मशवरा नहीं दे सकते कि पीआईए को कैसे बेहतर किया जा सकता है? पीआईए की नीलामी में नाकामी पर पहले तो केपीके के वज़ीर आला ने एंट्री मारी कि ये हमें बेच दें, हम चला लेंगे। तो जनाब सवाल ये है, उनसे भी हमारा सवाल है कि जब पीआईए आपकी हुकूमत के उस सरकारी तौर पर आपके पास थी सरकारी तौर पर, तब आप लोग क्यों इसे नहीं चला सके थे? आज हर कोई इसको ख़रीदना भी चाहता है, चलाना भी चाहता है। कौमी एयरलाइन ख़रीदने के लिए जिस दूसरी शख्सियत का दिल आया है वो कोई और नहीं है, वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं। उनकी भी हुकूमत एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार पीआईए की बर्बादी की गवाही देती है। पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी हुकूमतों में तो पीआईए को नुकसान या खसारे वाला इदारा ही ज़ाहिर करते रहे। अब इस नुकसान को अपने खाते आज तो वो डालने में तैयार हैं, इसको लेने में भी तैयार हैं। अमेरिका में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। मुझे मरियम ने कहा था कि हम अपना पीआईए को एक्वायर ना करें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहती है उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। तो मैंने कहा आप मशवरा करें, पीआईए भी खरीद सकती है या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश करें। ये मसला हमें तो आज तक समझ में नहीं आया कि चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या शरीफ ख़ानदान की, सबके ज़ाती कारोबार तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते रहे, लेकिन कौमी इदारे जिनमें रेलवे है, पाकिस्तान स्टील मिल है, पीआईए शामिल है, ये इदारे खसारे में थे और खसारे में ही रहे। सवाल ये भी है कि नून लीग और पीटीआई अपनी अपनी बारी पर पीआईए को नहीं उड़ा सके। अब अचानक कम बोली लगने पर उनके दिल में कौमी एयरलाइन को औने पौने दामों लेने का ख्याल क्यों आ रहा है? सवाल ये भी है कि जिस एयरलाइन को पूरा मुल्क नहीं चला सका, इसे सूबे का नाम बदल कर उन्हें हुक्मरानों के ज़रिए क्या ये चला सकेंगे? सवाल ये भी है कि अगर मरियम नवाज़ के जहन में पीआईए की बेहतरी के लिए कोई आइडिया है तो वो ये आइडिया अपने चचा यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ क्यों शेयर नहीं कर रही हैं? अगर वो ये लोग ये समझते हैं कि ये लोग खुद लेकर बड़े अच्छे तरीके से चला सकते हैं तो हुकूमत भी तो आज इन्हीं लोगों की है। तो हुकूमत में रहते हुए ये लोग क्यों पीआईए को खसारे से निकाल कर अच्छी हालत में उनकी कारकर्दगी उसकी बहाल नहीं कर सकते हैं? इसकी क्या वजह है? तो ये ज़रा ये क्या साइंस है, इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, 2 दिन पहले जो तमाशा हुआ पीआईए की निजकारी को लेकर 85 अरब 4 करोड़ की जो बोली लगी, जो ब्लू वर्ल्ड ने 10 अरब में उन्होंने कहा कि ले और वो भी हमारे जो प्लॉट हैं उनके बदले में एडजस्ट कर लें, तो ये आपको क्या लगता है ये सारा क्या मामला हुआ 2 दिन से? जो फिर वज़ीर निजकारी अलीम खान साहब पर भी बड़ी तनकीद हो रही थी, उन्होंने कहा कि तनकीद करने वाले अपने गिरबानों में झांके, सब ऐसा कोई नहीं है जिसने पीआईए की बर्बादी में अपना हिस्सा ना डाला हो। तो उसमें तो नून लीग की भी हुकूमत रही है, आप भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, हमें याद है आपने इस पर बड़ा काम भी किया था। तो ये आज हर कोई लेने को तैयार है। एक तो आपने बिल्कुल सही खुद अपने जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा, ये इससे ज़्यादा तो मज़ाक़ खेज़ बात नहीं हो सकती कि 2 सूबे कह रहे हैं कि जी ये हमें दे दें, हम चलाएंगे। और सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग बात तो पीएमएलएन के लिए खुद है कि अगर मरियम नवाज़ समझती हैं कि पीआईए वो चला सकती हैं, पंजाब की हुकूमत चला सकती है, तो आपने सही कहा, तो फिर फेडरल हुकूमत को मशवरा दे कि वो कैसे चलाएंगे। और सब क्योंकि पीटीआई का तो गंडापुर साहब ने जो किया है वो तो एक पॉलिटिक्स की है, प्योर पॉलिटिक्स की है, एम्बैरेस करने के लिए किया कि जी आप हमें देते हैं। बट व्हाट अबाउट द पंजाब गवर्नमेंट? वो तो अपनी फेडरल हुकूमत, उनकी अपनी है, अपनी पार्टी की, अपनी फैमिली की, उस पर वो कह रहे हैं कि जी आपको नहीं चलाना आता, हम चला के बता सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान is committed to the privatization program. पाकिस्तान नहीं, ये हुकूमत is committed to the privatization program. हमारे पीएमएलएन के उस पे मैनिफेस्टो में भी है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे अगर लेके जाना है तो 3-4 जो सबसे बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसमें प्राइवेटाइजेशन सर फहरिस्त है। कि प्राइवेटाइजेशन जो कि पब्लिक सेक्टर एंटिटीज इस वक्त 1 ट्रिलियन रुपीज से ज़्यादा का लॉस कर रही है, उसको खसारे को ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका है कि जी जो पीएमएलएन की थिंकिंग है, अब पीपल्स पार्टी भी उनकी दादी है, एमक्यूएम भी है, कि जी ये कौमी इदारे जो हैं वो उनके हाथ देने चाहिए जो बिज़नेस समझते हैं, जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं,
हुकूमत का ना तजर्बा है ना एक्सपीरियंस है, इस चीज़ को प्रूव हो चुका है पिछले 50 साल में। सो बेस्ट ये है कि उनको दे दें। अब उनको देने का मतलब ये है कि फेडरल हुकूमत की जगह पंजाब हुकूमत ले लेगी तो व्हाट इज द डिफरेंस? और फिर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम का हिस्सा है, पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया है, पहली किस्त भी ले चुके हैं, उसमें लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली कि कौन कौन से कौमी इदारे आप प्राइवेटाइज करेंगे। हमने कमिट किया था कि हम जून के आखिर पे PIA कर लेंगे, फिर अगस्त के आखिर में चले थोड़ी बहुत डिले होती है। तो अभी अगर वो सारा कुछ जब IMF भी देखेगा तो वो कहेगा दिस इज नॉट अ सीरियस कंट्री। एक और बड़ी चीज जो वाजे हुई है जुबैर साहब के, एक भी फॉरेन इन्वेस्टर हमें नहीं लगा, ये बात सिर्फ PIA की नहीं है, ओवरऑल एक पिक्चर खुलकर सामने आई है कि फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए वो तैयार ही नहीं है। ये सिर्फ PIA नहीं, ओवरऑल पिक्चर हमें ये बताती है। सो एग्जैक्टली ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि पहली बात तो ये है कि सिर्फ PIA की जो निजकारी थी वो फेल नहीं हुई है, पूरे पाकिस्तान की मीशत के हवाले से और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के हवाले से ये बहुत बड़ा धचका है। जो शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर जाते हैं हर दूसरे महीने सऊदी अरेबिया या कतर या UAE या चाइना वगैरह, और वहाँ जाके कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि जी आप आएँ, हम रेड कारपेट बिछाएंगे। दो चीज़ें उसका सबसे बड़ा सबूत है। एक तो ये है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो 50 ईयर्स की सबसे लोएस्ट लेवल पर है। दैट शोज कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट रेड कारपेट कमिट करने से नहीं होता, वो यहाँ की टैक्सेशन पॉलिसी, यहाँ की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यहाँ प्रॉफिट रेमिटेंस का आपका क्या स्ट्रक्चर है, कितनी आसानी से आप प्रॉफिट रेमिट कर सकते हैं, और यहाँ जुडिशल सिस्टम कितना अच्छा है कि आपको अगर कोई इशू होता है तो आप जुडिशरी से इंसाफ की तवक्को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो जाहिर सी बात है बहुत खराब है। ये तमाम चीजें जब तक सही नहीं होंगी आप जितने मर्जी दौरे कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सारा फोकस इस पर करें। अच्छा, एक और चीज आपको ये प्री प्लान लगता है कि एक दिन बोली नाकाम होती है, 2 दिन बाद जो है वो मरियम साहिबा के दिल में ख्याल आता है, वो अपने वालिद साहब से पूछती हैं कि आप कहें तो हम ये खरीद लें। तो ये कहीं प्री प्लान तो नहीं लगता? 6 बिडर से 5 भाग गए, एक आया और उसने भी मजाक बना के वो चलता बना के प्लॉट्स के बदले एडजस्ट कर ले। तो ये कहीं प्री प्लान तो नहीं लगता ये सारा कुछ? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबसे ज़्यादा कसूरवार इसके अलीम खान है एज प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर। जिस भोंडे तरीके से सारे प्रोसेस को रन किया गया फ्रॉम डे 1, वो इतना ख़राब और इतना बचगाना था, उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म थी ही नहीं। और वो प्रोफेशनलिज्म सबके सामने लाइव टेलीविज़न, पाकिस्तान टेलीविज़न पर दिखाई भी थी। जो आपने जिक्र किया, सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन बैठे थे और वो जो बिडर थे जो कि जिनको क्वालिफाई नहीं करना चाहिए था, उनको नहीं करना चाहिए था, उनका कोई तजर्बा नहीं है, वो रियल एस्टेट चलाते रहे हैं। आप उनको इतना बड़ा इदारा जो एयरलाइन है जिसने कम्पीट करना है बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, एमिरेट्स, कतर और दूसरी एयरलाइंस के साथ, डोमेस्टिकली उन्होंने बड़े जबरदस्त उनके साथ कम्पीट करना, उनका कोई तजर्बा नहीं है, आपने उनको प्री क्वालिफाई कर दिया पहले। तो आप ये कह रहे हैं कि अलीम खान साहब अगर वजीर है इसके, तो उनका कसूर ये है कि ये सारा प्रोसेस होना ही नहीं चाहिए था। जब 5 बिडर भाग गए और एक ये कर रहा है, तो ये उस दिन प्रोग्राम होना ही नहीं चाहिए। 5 बिडर भागने में भी उनका कसूर है। अच्छा, नहीं शाजिया, 5 बिडर भागने में भी उनका कसूर है। आपने इस किस्म की, देखें मैं आपको एक चीज बताऊं, आपके नाजरीन को भी, जो प्राइवेटाइजेशन का इशू क्या है पाकिस्तान का, जो सबको कंसर्न है, हर हुकूमत को भी होना चाहिए और होता भी है, या IMF को या दूसरे जो आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं। पहली चीज ये है कि आप खसारे में जा रहे हैं। आप PIA तकरीबन 150 बिलियन रुपए एनुअल लॉस सस्टेन करता है। अब व्हाट इज द दो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइवेटाइजेशन के। एक तो ये है कि वो जो लॉसेस हैं, जो ब्लीडिंग है, जो मैं और आप और पूरे पाकिस्तान के अवाम सफर कर रहे हैं, वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाए। ये नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप किसी तजर्बेकार एंटिटी को ये दें ताकि वो ऑपरेशंस को आगे लेके जाए, एक्सपैंड करे, उसमें इन्वेस्टमेंट लेके आए, मॉडर्न फ्लीट लेके आए एंड सो ऑन। ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हम इसमें प्रॉफिट बनाने के चक्कर में, तो ये नहीं होगा। सो इस चक्कर में हम ना पड़े। और प्राइस जो होती है ना शायद, वो होती है इट्स अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैं और आप कोई चीज बेचने जाते हैं तो हम जो मर्जी कीमत सेट कर लें, जो मर्जी कीमत सेट कर लें। वो तो जो मार्केट में पोटेंशियल बायर होता है वो डिटरमिन, वो सेट करता है कि इसकी प्राइस। तो आप भी मिफ्ता इस्माइल साहब की तरह ये कह रहे हैं कि प्राइस बहुत ज्यादा है, उसकी हालत देख लें, आप देख लें कि उसके कितनी मालियत है, आपने प्राइस बहुत ज्यादा रख दी है, कम होनी चाहिए। देखिए ना, आपने जब तक आपने सिर्फ एक चीज इंश्योर करती है कि कंपैरेटिव प्रोसेस होना चाहिए।
और आपने उसके लिए बहुत, ये जो अलीम खान साहब कह रहे हैं ना मेरा फंक्शन था बेचने का, आप उनसे पूछ लें कि कोई आपने रोड शो किया था? आप कहीं बाहर गए, आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स को आपने कब जाके कहा कि जी आप क्यों नहीं फॉरेन इंटरेस्ट क्रिएट कर सके इसमें? यही तो काम होता है भाई। जो भी आपकी ग्लोबल ट्रांजैक्शन होती है, जैसे PIA है, इट्स अ ग्लोबल ट्रांजैक्शन, इट्स अ ग्लोबल एंटिटी, तो उसके लिए आप उसके पोटेंशियल बायर ढूंढने जाते हैं। ये प्राइम फंक्शन होता है फाइनेंशियल एडवाइजर का, जो इनके साथ थे, जिनको 15-16 मिलियन डॉलर जाहिर है वो तो सारे डूब गए, उन्होंने एक भी नहीं लेके आए। तो आपने उनसे सवाल तो पूछना था कि भाई ये आप उल्टा आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं ना कि वो अकेले तो जिम्मेदार नहीं, आप लोगों से भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग भी तो जिम्मेदार थे। वो बदहाली की जिम्मेदारी की बात, दो डिफरेंट चीजें ना, एक तो बदहाली किस वजह से और एक उसकी निचकारी क्यों नहीं हो सकी, ये दो डिफरेंट चीजें ना। पहले तो चीज ये है कि दोनों जो फंक्शन हैं वो, ये हुकूमत आए हुए 3.25 साल हो चुके हैं, 2.5 साल हो चुके हैं। अप्रैल 2022 में आया था। अप्रैल 2022 के बाद अक्टूबर के एंड 2024 में जाके जो फियास्को हुआ वो सबने देखा है। हाँ। तो उसकी जिम्मेदारी, उसको अच्छे तरीके से रन करने की जिम्मेदारी भी इसी हुकूमत की है जिसमें वो कैबिनेट में है अलीम खान साहब, और उसकी प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस को अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से रन करने की भी जिम्मेदारी इस हुकूमत की है। और मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहता हूँ, देखिए 1990 से जब से ये इंसेप्शन हुआ था प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा मुश्किल जो होती थी वो पॉलिटिकल ऑपोजिशन होती थी। हाँ। पहले पीपल्स पार्टी शदीद अपोज करता था टूथ एंड नेल, फिर 2013 के बाद PTI भी साथ में मिल गया था पीपल्स पार्टी के, उनका कमिटमेंट थी भाई उसमें। वो एक अलग बहस है कि क्यों वो एंटी प्राइवेटाइजेशन है, ये थे। ये पहला मौका है पाकिस्तान में 30 साल के बाद, किसने अपोज नहीं किया, इतना फ्रेंडली एनवायरमेंट था, कोई ऑपोजिशन नहीं था। आप मुझे बता दें PML PPP ने कोई बयान दिया था, PTI ने कोई बयान दिया था? बयान भी नहीं दिया था। पहले तो हड़तालें कराते थे जो एंटिटी प्राइवेटाइज होने जाती थी। सो इतना अच्छा माहौल आपको मिला था और उसके बावजूद आपने इतना जाया कर दिया, तो ये जाहिर है उसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान का इमेज खराब किया गया है, पाकिस्तान के निजकारी के प्रोसेस को धचका मिला है, और आप इतने कैजुअल हैं कि जी मैं तो नहीं रिस्पांसिबल है। भाई आप खुद कह रहे हैं ना, मैंने आपने इस पे बहुत काम किया था, कम से कम सिर्फ ऑपोजिशन का अपोज करना रुकावट बना, उस वक्त क्या रुकावट है? ये भी मैं बता दूं कि निजकारी के सिलसिले में हमने बड़ी एक्टिविटी की थी। 450 बिलियन रुपए निजकारी के थ्रू हमने हुकूमत पाकिस्तान को कमा के भी दिए थे, जो उस 450 बिलियन के बाद जो लास्ट आए थे तो 7-8 साल हो गए, एक पैसा भी नहीं आया। 450 बिलियन पहले 2 साल में आ गए थे। दूसरी बात यह है कि PIA, स्टील मिल और फेस्को वगैरह ये सारी तेजी से प्राइवेटाइजेशन हो रही थी। PIA के लिए एक कमेटी बनी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी, क्योंकि एक्ट तब्दील करना था पार्लियामेंट से। हमें ऑपोजिशन की, उस वक्त की ऑपोजिशन की ज़रूरत थी, और उस वक्त PTI और पीपल्स पार्टी, शेख रशीद, जमात इस्लामी, ये सारे ऑपोजिशन में थे, और हमारी को 10 उनके साथ सिटिंग्स हुई थी, और हम समझे थे कि लास्ट में हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन लास्ट मीटिंग में जब ऑपोजिशन ने कहा कि हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसाक डार साहब ने बिल्कुल, और ये सारे जो आपके मीडिया के आज भी कवर करते हैं बिजनेस को, चाहे वो शहबाज राना है या दूसरे ARY के हैं या दूसरे लोग हैं, दे वर ऑल प्रेजेंट इन दैट। जब ऑपोजिशन ने कहा तो खुद इसाक डार साहब ने कहा अगर आप नहीं चाहते तो हम भी नहीं करेंगे निजकारी। एंड वो सारा उस वक्त मेरा ये कंसर्न था, जो मैंने एक्सप्रेस भी किया, कि हम इतने करीब आके जो वापस कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, ये बहुत ख़राब होगा पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा नहीं, जब हम दोबारा आएंगे तो कर लेंगे। मैंने कहा दोबारा आएंगे ये नहीं आएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन इतने करीब आके फिर जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी धचका होता है। वो भी कहते हैं ये कंट्री सीरियस नहीं है, ये कभी आगे लास्ट में आके फंस जाते हैं। फेस्को, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन निजकारी, और वो बिड्स भी आ गई थी, जैसे वो लिफाफे खुलने थे, जैसे उस दिन PIA के सिलसिले में बिल्कुल ऐसी सेरेमनी होनी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले शाम को फैसला किया गया कि जी इमरान खान तो हमें नहीं छोड़ेगा अगर हमने निजकारी कर दी। तो मेरा ख्याल है सबका कसूर है। आपने कहा तमाम पॉलिटिकल पार्टी, प्लीज ऑल्सो इंक्लूड द मिलिट्री रेजिम्स, बिकॉज ज़ाहिर है ज़ियाउल हक भी आए हैं,
और मुशर्रफ साहब भी आए हैं तकरीबन। तो इसको इसकी निजकारी से पहले ये चीजें देखना भी तो जरूरी है कि रियल एस्टेट जिसका मुंह उठाया, जिसने मुंह उठाया आ गया, ये देखना कितना जरूरी है कि कोई चला सकता है, किसी की कैपेसिटी है, किसका इस शोबे में कोई ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई 10 अरब ले आएगा वो भी प्लॉट्स के बदले में एडजस्ट करवाने की कोशिश करेगा। देखना आप एब्सोल्युटली वो भी प्लॉट के बदले, वो तो मेरा ख्याल है मैं हंस के गिर गया था सुन के प्लॉट के अगेंस्ट। लेकिन बात यह है कि मैंने जो 2 ऑब्जेक्टिव्स बताए ना प्राइवेटाइजेशन के, यहाँ नहीं पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में, कि एक तो ब्लीडिंग खत्म हो हुकूमत पाकिस्तान के लिए इमीडिएटली, और दूसरा ये सर्वाइव करे, एक्सपैंड करे, सर्विसेज, क्वालिटी सर्विसेज इंप्रूव हो, आवाम को फायदा हो। वो तो उस वक्त होगा जब आप एक ऐसे तजर्बेकार एंटिटी को बेचेंगे जिसका बिजनेस में और एविएशन इंडस्ट्री में कोई तजर्बा है। अब उनको तो आपने भगा दिया इतनी सख्त कंडीशंस लगा के, वो तो जाहिर सी बात है कंटिन्यू कर ही नहीं सकते थे। आपने इतनी सख्त कंडीशंस लगाई, जो नॉन सीरियस था वो रहा, उसने उसको तो एक एक्सपोजर चाहिए था, प्रोमिनेंस चाहिए थी, भगाया गया किसी पर्पस के लिए, जो आज कल से सामने आ रहा है कि इस तरह पंजाब वाले लेना चाहते हैं, मरियम साहिबा लेना चाहती हैं, तो ये जुड़ता नहीं। ये तो चाहती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर तो मैं नहीं जा सकता, बट मैं समझता हूँ कि नॉन प्रोफेशनली हैंडल किया था। अलीम खान साहब एक बहुत तजर्बाकार सियासतदान है, उनका पॉलिटिकल इंसाइट बहुत है, इलेक्शन कैसे लड़ना है, कैसे पॉलिटिक्स करनी है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता उनका जो रियल एस्टेट का जो उनका तजर्बा है कोई भी नहीं मुकाबला कर सकता। लेकिन प्लीज़ ये जो जॉब है प्राइवेटाइजेशन की, ये सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स मांगती है किसी भी मिनिस्ट्री के हवाले से, बिकॉज आप जिन एंटिटीज के साथ डील कर रहे होते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ, ग्लोबल बैंक्स के साथ, चैम्बर्स के साथ, टॉप मैनेजमेंट ऑफ ऑल द मेजर कंपनीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, उसकी डेप्थ, उसको कैसे लेके जाना है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मुझे तो मैं हैरान हूँ कि इतना कैजुअली लिया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर साथ थे साबिक गवर्नर सिंध। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। दुनिया की सुपर पावर की बादशाहत कौन करने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस? वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। 24 करोड़ अमरीकी वोटर फैसला करने जा रहे हैं कि आइंदा 4 सालों में हमने और कितनी जंगें लड़नी हैं, नाजायज़ मुकीम शहरियों को अमरीका से कैसे निकालना है और अमरीका की जो मैशत है इसको कैसे बेहतर करना है। कुछ पोल्स में डेमोक्रेटिक की सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस को एज है, बर्तरी है, तो कुछ में ट्रंप बाजी लेते नज़र आते हैं। लेकिन अमरीकी इलेक्शन की तारीख ये बताती है कि यहाँ 7 रियासतें ऐसी हैं जो इंतखाबी नताइज का पांसा पलट सकती, जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहते हैं। इन रियासतों को अपने वोटर्स के मूड स्विंग्स की वजह से स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। अमेरिका में स्विंग स्टेट्स इन रियासतों को कहा जाता है जिन्होंने अभी तक किसी सदारती उम्मीदवार की हिमायत का फैसला नहीं किया है। अहम बात यह है कि इन 7 रियासतों के पास इलेक्टोरल वोटों की तादाद 93 है। इन रियासतों में एरिज़ोना के 11, जॉर्जिया के 16, मिशिगन के 15, नेवाडा के 6, नॉर्थ कैरोलिना के 16, पेंसिल्वेनिया के 19 और विस्कॉन्सिन के 10 इलेक्टोरल वोट बनते हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप हो या कामला हैरिस, दोनों सदारती उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम का सारा फोकस इन रियासतों की हिमायत हासिल करने पर लगा रखा है। दुनिया के मुकाबले में अमरीकी इलेक्शन का निज़ाम जहां दिलचस्प है वहीं पेचीदा भी है। अमेरिका में 3 तरीक़ों से वोट डाला जाता है, यानी लोग इलेक्शन की डेट से पहले बज़रिया डाक भी वोट डाल सकते हैं या अपनी मसरूफियत की वजह से अर्ली वोट कास्ट करने का भी उनको राइट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्ली वोटिंग में अमेरिका में अब तक 7 करोड़ वोट कास्ट हो चुके हैं और तीसरा जो तरीका होता है वो पोलिंग डे पर वोट को कास्ट करने का है। इलेक्शन का निज़ाम पेचीदा इसलिए भी है कि जहां पॉपुलर वोट यानी अवामी वोट ज़रूरी है, वहीं पर इस अवामी रायदही पर इलेक्टोरल कॉलेज का जो फैसला है ये भी बहुत अहम है।
कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं कि अमेरिका में वही सदर बने जिसे अवाम के ज़्यादा वोट मिले, बल्कि वो सदर बनेगा जिसे इलेक्टोरल कॉलेज से ज़्यादा वोट मिलेंगे। जैसा कि 2016 के इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन को अवाम ने ज़्यादा वोट दिए, पॉपुलर थी उस वक्त वो बहुत ज़्यादा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा इलेक्टोरल वोट लेकर अमेरिकी सदर बन गए थे। तो क्या तारीख़ अपने आप को एक बार फिर से दोहरा सकती है? अमेरिका की तमाम 50 रियासतों के पास 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं। अमेरिकी सदर बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स चाहिए होते हैं। अभी तक के आदादोशुमार और पोल्स के मुताबिक इस वक्त कामला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट और ट्रंप को 235 मुमकिना वोट मिल सकते हैं। अमेरिकी रियासतों का रेड एंड ब्लू कलर्स में इसको तकसीम किया जाता है, यानी वो रियासतें जो हमेशा डेमोक्रेट्स जितवाती हैं उन्हें ब्लू स्टेट्स, जबकि रिपब्लिकन की हामी रियासतों को रेड स्टेट्स कहा जाता है। फिर इस सूरत हाल को देखते हुए जो स्विंग स्टेट्स हैं जिसका हमने अभी जिक्र किया, उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कामला हैरिस पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, जॉर्जिया और विस्कॉन्सिन जीत जाती है तो वो सदर बन जाएंगी, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के साथ जॉर्जिया जीत गए तो उनकी सदारती कुर्सी पक्की हो जाएगी। इलेक्शन जीतने के लिए अमरीकी सदारती उम्मीदवारों के बुलंदोबांग और एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात तो एक तरफ हैं, दावे भी एक तरफ हैं। सवाल ये है कि इस वक्त अमरीकी अवाम क्या सोच रहे हैं और वो कामला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की किन पॉलिसियों को देखकर वोट करेंगे। अमेरिका की मैशत है, फिर जो गाज़ा में फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, सबसे बड़ी बात मुसलमानों का जो वोट है वो बहुत ज़्यादा उसमें अहम रोल जो है वो प्ले करेगा। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाशिंगटन अमेरिका से 92 न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी खुरम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुरम आपका। हर बार की तरह फिर शोर है, सबकी नज़रें हैं अमरीकी इलेक्शंस पर हर 4 साल के बाद जो होती हैं। 2016 में भी ट्रंप का मुकाबला एक खातून से था, हिलरी क्लिंटन से था। उस वक्त भी देखा जाए तो पॉपुलर थी, वो आवाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। जैसे अभी मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि अहम रोल तो आखिर में इलेक्टोरल कॉलेज का होता है। तो अगर मैं 2016 का और उस वक्त की हिलरी क्लिंटन का देखूं पॉपुलैरिटी आवाम में और कामला हैरिस को, आपको लगता है कि कामला हैरिस उस तरीके से पॉपुलर नहीं है जो हिलरी क्लिंटन उस वक्त थी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो अगर तो आप पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो कामला हैरिस इज नॉट इवन क्लोज टू हिलरी क्लिंटन। हिलरी क्लिंटन ने पॉपुलर जो नेशनल पॉपुलर वोट है 3 मिलियन ज्यादा उसके वोट थे जब वो इलेक्शन हारी थी। तो कामला हैरिस तो स्ट्रगल कर रही हैं, जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पे स्ट्रगल कर रही हैं। तो अगर आप स्टेट्स में देखिए तो नॉर्थ कैरोलिना उनके हाथ से निकल चुकी है, उसके बाद आप फ्लोरिडा जा चुकी है उनके हाथ से, मिशिगन मुसलमानों ने एंडोर्स कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, वो उनके हाथ से जा चुकी है, विस्कॉन्सिन में शी इज लीडिंग विद 1 पॉइंट, नेवाडा बहुत करीबी है उस पर प्रेसिडेंशियल एंड सेनेट दोनों इलेक्शन जो है वो यही कहा जा रहा है कि वो स्विंग कर जाएंगे और रेड हो जाएंगे। उसके बाद एरिज़ोना वेरी क्लोज कंटेस्ट। तो उस वजह से जो कामला हैरिस है शी इज स्ट्रगलिंग अक्रॉस ऑल स्विंग स्टेट। अगर आप नंबर्स की तरफ देखते हैं तो इलेक्टर्स जो टोटल हमें चाहिए होते हैं 538 इलेक्टर्स, जो आउट ऑफ 538 टोटल इलेक्टर्स हमें 270 की मेजॉरिटी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। 200 का हिस्सा तो दोनों अबूर कर जाते हैं, दोनों प्रेसिडेंट्स जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि जो रेड स्टेट है वो रेड रहेगी, जो ब्लू स्टेट है वो ब्लू रहेगी। जो बाकी की जो 70 का नंबर है दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्विंग स्टेट्स। तो उस हवाले से जो आप नेशनल सर्वेस की बात करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया की बात करते हैं, तो यही कहना है कि आउट ऑफ 7 स्टेट। लेकिन क्या ये बात भी दुरुस्त है? मैं रॉयटर्स का एक सर्वे पढ़ रही थी, उसमें वो बताते हैं कि कामला हैरिस की ट्रंप पर बर्तरी मुहिम का जो आखिरी मरहला था, आखिरी दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे वो उनकी जो बर्तरी थी वो गिरती जा रही थी। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर बात की है, जबकि कामला हैरिस की सारी कैंपेन जातियात के ऊपर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका करैक्टर ठीक नहीं है, उसका क्रिमिनल है, वो माजी में सही नहीं था रहा था, वो वाइट हाउस के काबिल नहीं है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ही इज हिटिंग द कोर। इसके अलावा जो इस वक्त यूक्रेन का मामला है, बिलियंस ऑफ डॉलर वेंट टू द यूक्रेन व्हाइल द कंट्री इज स्ट्रगलिंग विद द इन्फ्लेशन इटसेल्फ। तो उस हवाले से जो उन्होंने जो कोर था वो उसको हिट किया, जिससे वो बहुत पॉपुलर हुए कि वो दोबारा उन इश्यूज को एड्रेस करेंगे। और खासतौर पे जो पिछले 3.5 साल का जो टाइम था कामला हैरिस के पास, शी वाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ इकोनॉमिक रिवाइवल्स इन द कंट्री। तो अमेरिकी हमेशा सियासत। एक और फैक्टर आपको लगता है ये कामला हैरिस की अपनी शख्सियत और किरदार तो एक तरफ,
क्या अभी तक यही हमें तो लगता है और यही हमेशा बात समझ में आती है, चाहे वो हिलरी क्लिंटन हो जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल की थी, अभी हम उनके पॉपुलर वोट्स की भी बात कर रहे थे, अमरीकी अवाम जो है शायद उनकी हिस्ट्री में अब हुआ ही नहीं है और शायद वो देखना भी नहीं चाहते किसी खातून को अमरीकी सदर। ये फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल, आपकी बात ये 100% दुरुस्त है कि जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो कहते हैं कि खातून जो है वो सरबराह नहीं हो सकती मुल्क की, और इसी वजह से उनके चर्चिज में ये कहा जाता है कि कैमला हैरिस को और पहले हिलरी क्लिंटन को भी कहा गया था कि उसको वोट डालना कहाँ है। तो उस हवाले से जो ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन है वो तो उस पर बिलीव करते हैं, लेकिन जो अगर आप पॉलिसीज की बात करते हैं तो कॉकेशियन अमेरिकन जो है वो सबसे ज्यादा वोट कास्ट करती है अक्रॉस अमेरिका, तो उनका वोट मैटर करता है। तो उस हवाले से अगर उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने कैमला हैरिस को वोट नहीं डालना, कॉकेशियन अमेरिकन बेशक वो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट हैं, तो उस हवाले से वो कैमला हैरिस को क्यों वोट डालेंगे जिसने प्राइमरी भी रन नहीं किया, वो ऊपर से आके वो पैराट्रूपर की तरह आके बैठ गई। अच्छा, डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स है, डोमेस्टिक पॉलिसीज वो ज्यादा हावी हैं रादर देन इंटरनेशनल इशू, जैसे इजराइल है, गजा है, मुसलमानों के मसाइल हैं, डोमेस्टिक इश्यूज हमेशा हावी रहते हैं, राइट? जी बिल्कुल, जो अमेरिकी प्रेसिडेंशियल जो रेस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आया इस दफा। डोनाल्ड ट्रंप प्लेड वेरी स्मार्टली। उन्होंने क्या किया कि जो चाइना का मसला था, टैरिफ का मसला, इंटरनेशनल मसला था, उसको डोमेस्टिक बना के पेश किया आवाम के सामने। कहा कि हमारी जो इस वक्त इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, स्मॉल बिजनेस तबाह हो रहा है, वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज यहाँ से भाग रही है, उसकी वजह यह कि हमने चाइना को खुली लगाम दे रखी है। अब मैं आऊँगा तो 100% टैरिफ चाइना पे लगाऊंगा, जिससे क्या होगा कि हमारे इकोनॉमिक रिवाइवल आएगा कंट्री के अंदर। दूसरी तरफ यूक्रेन के मसले को भी, जो एक फॉरेन रिलेशन का मसला है, उसको डोमेस्टिक बना के पेश किया कि हमने hundreds of billions of dollars we send it to यूक्रेन, जबकि यहाँ पे जरूरत थी, यहाँ पे लोगों की जरूरत थी। गजा के मसला जो कि इंटरनेशनल मसला है और यहाँ वो तेजी किरदार अदा कर रहे हैं मुस्लिम वोटर्स को। अब मुस्लिम वोटर्स जो है 2 स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया एंड मिशिगन, वहाँ पे मुस्लिम थोड़ी तादाद में, लेकिन they will be going to instrumental role, they're going to play an instrumental role in the states। तो अभी तक टिल्ट क्या लग रहा है उन स्विंग स्टेट्स में मुस्लिम वोट का ट्रम्प की तरफ? क्योंकि जाहिर है जो कुछ हुआ इजराइल में, वो फलस्तीन में जो इजराइल कर रहा है, वो तो इनके रिपब्लिकन के दौर में हुआ है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है ट्रम्प की तरफ मुसलमानों का जो वोट है वो उधर चला जाए। जी बिल्कुल, केयर ने जो रिसेंटली सर्वे किया उसके मुताबिक सिर्फ 12% मुसलमान कैमला हैरिस को वोट डालेंगे, जबकि बाकी रिमेनिंग या तो वोट नहीं डालेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालेंगे। बिगर बोर्न सिटी है मिशिगन का, वहाँ पे पूरे अमेरिका में अगर किसी शहर में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है तो डियर बोर्न मिशिगन में है, वहाँ का मेयर भी मुसलमान है। तो उन्होंने स्टेज पे आके इंडोर्स किया, क्रॉस द बोर्ड इंडोर्स किया। तो मुख्तलिफ तंजीमें, जिसमें पाकिस्तान की पाक पैक है, और उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स कर दिया। अक्रॉस अमेरिका ये पहला इलेक्शन है, क्योंकि हिस्टोरिकली मुसलमान तो हमेशा डेमोक्रेट रहे हैं, लेकिन इस इलेक्शन में मुसलमानों ने अक्रॉस द बोर्ड सारी तंजीम, सारे ममालिक से जो आए हुए हैं, उन्होंने फैसला किया है दे गो विद द डोनाल्ड ट्रंप बिकॉज द करंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज फेल्ड टू स्टॉप द जेनोसाइड इन इजराइल, इन फलस्तीन, और इसके अलावा वहाँ पे सीज फायर नहीं करवा सके, वेपन भेजे जा रहे थे, पैसे भेजे जा रहे थे। सही। अच्छा खुद एक और चीज़ बताएं ज़रा, पाकिस्तान के हालात की तरफ आएँ और जोड़ के देखें ज़रा, तहरीक इंसाफ जो जोड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप के आने को इमरान खान की रिहाई से, ये किस हद तक दुरुस्त है? फिर हमने देखा जो कांग्रेस के अरकान ने भी ख़त लिखा और कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ PTI के साथ, इमरान खान के साथ हो रहा है, इमरान खान की रिहाई के लिए इकदाम किए जाए। साजिद तारड़ साहब भी 2 दिन पहले मेरे साथ प्रोग्राम में थे, कल ताहिर जावेद साहब मेरे प्रोग्राम में थे। साजिद तारड़ साहब तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो बिल्कुल इस बात को जो है ना यकसर मुस्तरद कर दिया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि ट्रंप अगर आ जाते हैं, अगर ट्रंप आते हैं तो उनके पास एक ही काम होगा करने को, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जिस पर उनको काम करना है। तो ये बात कहीं नहीं है कि वो आएंगे और इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएंगे, ऐसी ही कुछ बात वो कल ताहिर जावेद साहब भी कर रहे थे। तो क्या वाकई तहरीक इंसाफ ने अपनी लॉबिंग इतनी स्ट्रांग की है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, फिर जिस तरह उनकी फैमिली के साथ, इमरान खान के साथ ताल्लुकात का जिक्र किया जाता है, भले वो वाया जुल्फी बुखारी हो, तो किस हद तक ये तासुर दुरुस्त है कि अगर ट्रंप आएंगे तो इमरान खान आएंगे जेल से बाहर? ये हकीकत है, उन्होंने रेज की है इस एफर्ट के लिए, तो दे हैव द मनी, और उस पैसे के बलबूते के ऊपर वो लेटर भी लिखवा रहे हैं, वो लोगों से मिल भी रहे हैं, और वो उनसे इमरान खान और PTI और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बात भी कर रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो दैट इज द रियलिटी। लेकिन अगर आप हकीकत की तरफ देखें तो हकीकत यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पेंटागन टू GHQ चलती है। अगर GHQ ने फैसला किया
पॉलिसी चेंज करनी है तो वो होगी। पेंटागन इज वेरी मच एफिलिएटेड विद द जीएचक्यू। उस वाले से ये कहना कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पॉलिसी चेंज होगी, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाइडन आ जाए पॉलिसी चेंज हो जाएगी, या इमरान खान के जाने को जो बाइडन से जुड़े थे स्टेट पॉलिसी होती है, सुदूर के आने से ये पॉलिसीज नहीं बदलते हैं, स्टेट पॉलिसी होती है, राइट? अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, अमेरिकन पॉलिसीज की बात हो रही है, तो एक चीज हमें ये चीज डिटरमिन कर लेनी चाहिए कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो जीएचक्यू टू पेंटागन, पेंटागन टू जीएचक्यू होती है। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ यूएस पाकिस्तान रिलेशन एट द मोमेंट। अब पीटीआई की बात करते हैं, पीटीआई के जो लोग हैं उनकी बात करते हैं। इट इज, अगर हम नंबर्स की बात करें तो अक्रॉस अमेरिका पीटीआई के जो लीडरशिप है, पीटीआई के जो लोग हैं, जो फॉरवर्ड्स हैं, दे हैव पुल्ड टुगेदर $2 मिलियन, मोर देन $2 मिलियन। अब उनके पास पैसे आ गया, पैसों का क्या करना है? दे आर मीटिंग विद द कांग्रेशनल लीडर, दे आर मीटिंग विद द सेनेट लीडर्स, दे आर मीटिंग विद द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनसे बात कर रहे हैं। इमरान खान की बात कर रहे हैं। लॉबिंग फर्म्स हायर होती हैं ना प्रॉपर। हाँ, उन्होंने लॉबिंग फॉर अपने तो भी कर रहे हैं, ये खुद से भी इन्होंने एक चैनल बनाया हुआ है, वहीं से भी कर रहे हैं। लॉबिंग फॉर इन्होंने ऑफिशियली हायर किया, दे हैव पेड गुड अमाउंट ऑफ मनी टू दैट लॉबिंग फॉर, एट द सेम टाइम दे आर doing their own efforts। अच्छा, अब ये पैसे दे के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को मिल रहे हैं और पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर ये चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द रियलिटी, अब रियलिटी में क्या होगा कि जो पॉलिसी जो होगी, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पैसे दे के मिल रहे हैं। अब पैसे वो ले रहे हैं, बीच में कोई बंदा ले रहे हैं, वो लोग भी पैसे लेते हैं और मुलाकातों के। इंटरेस्टिंग मुलाकात हो रही है। अभी जो रिसेंटली इन्होंने मुलाकात की रिपब्लिकन लीडरशिप से, तो $25,000 इन्होंने पे किया, एंड दिस इज रिकॉर्डेड। जो अमेरिका की तो आपको पता है, जब आप पैसे पे करते हैं, दिस कम इनटू द पब्लिक रिकॉर्ड। तो वो तो पैसे मिल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ये इस तरह से जो कंट्री टू कंट्री जो रिलेशनशिप होते हैं, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द, अगर आप पर्सनल इंडिविजुअली किसी को मिल रहे हैं, इट इज ऑल बेस्ड ऑन व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ यूएस टुवर्ड्स पाकिस्तान, एंड दैट इज डिटरमिन्ड, लाइक आई जस्ट मेंशन्ड, इट इज ऑलवेज डिटरमिन्ड बाय पेंटागन एंड देन इट गोज इनटू द जीएचक्यू डायरेक्टली। सही, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद, वाशिंगटन से नुमाइंदे खुर्रम शहजाद थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।